हेलो एवरीवन। आज सेमेस्टर 2 का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 2 में जो मैथ्स का मेजर पेपर है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मेजर पेपर। ठीक है, मेजर पेपर है अलजेब्रा का। तो इसमें पहला ही लेक्चर है और कोशिश मेरा रहेगा कि हम रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब में सिलेबस कंप्लीट करा दें। ठीक है, ऐसे तो ऑफलाइन बैच भी है मेरा, लेकिन ऑफलाइन बैच में सिलेबस तक ही चलेंगे, और लेकिन यूट्यूब में जो पढ़ाएंगे वो थोड़ा डीप जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बने रहिए। देखिए, आज इंट्रोडक्शन का है, इंट्रोडक्शन क्लास है। देखिए, कुछ की पॉइंट्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है? जब जेड कंजुगेट जो है जेड बार जेड के बराबर आ जाए। मतलब बार कंजुगेट का कोई इफेक्ट अगर नहीं पड़ता हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये सब आप 11 में पढ़े होंगे, बस हम इसको रिकॉल कर दें एक बार। अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज प्योरली इमेजिनरी इफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड। अगर कंजुगेट लेने के बाद और माइनस जेड आ जाता हो, मतलब साइन चेंज हो जाता हो, तो उसको फिर प्योरली इमेजिनरी कहा जाता है। ठीक है, जीरो देखो प्योरली इमेजिनरी भी है, प्योरली रियल भी है। इसलिए क्योंकि जीरो को हम जीरो भी लिख सकते हैं और जीरो को आई जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे थ्री क्या है, थ्री इज़ प्योरली रियल बट थ्री आई इज़ प्योरली इमेजिनरी। उसी तरह से जीरो को हम जीरो भी लिख सकते हैं और जीरो को जीरो आई या आई जीरो भी लिख सकते हैं। इसलिए जीरो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। ये सब चीज़ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैं जो भी मटेरियल डालूंगा वो कोशिश करूंगा बहुत रिसर्च करके मैं डालूंगा, ताकि आप लोग को किताब से कुछ हट के भी सीखने को मिले। ठीक है, और जब मेरा वीडियो आप देखेंगे खासकर, तो आप लोग को यह एहसास भी होगा। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है वो 11th तक पढ़ चुके हैं। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, याद रखिएगा। मॉडुलस जो होता है वो रेडियस का काम करता है और रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये मॉडुलस के लिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड के लिए क्या ध्यान देना है? एम्पलीट्यूड जीरो का डिफाइंड नहीं। तो मॉडुलस के लिए एक की पॉइंट है कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और एम्पलीट्यूड कभी भी जीरो का डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे जो हम लोग का सिलेबस है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, ऐसा कहा जाता है आपको अगर थोड़ा अच्छा किताब पढ़िएगा तो मिलेगा कि जो सर आइजैक न्यूटन थे, न्यूटन साहब, वो 10 तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जनरेट किए थे। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। किसी भी नंबर को प्लॉट करना हो इस तरह से, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे, इधर वाई एक्सिस लिखते हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो ये एक हो गया। उसमें से दूसरा कौन सा है? एक पोलर कोऑर्डिनेट है। तो ऐसा 10 कोऑर्डिनेट सिस्टम को सर आइजैक न्यूटन जो है वो जनरेट किए थे। इसमें से आज हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, पोलर फॉर्म। ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जेड को, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई का पावर आई थीटा भी लिखा जाता है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है इस जगह पे? आर मॉडुलस है और थीटा क्या है? एम्पलीट्यूड है। इसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है या एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आर्गूमेंट। ठीक है, आर्गूमेंट भी कहा जाता है। अब एक की पॉइंट है इसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो यूनिक नहीं होता है। ये भी हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो उसको थीटा बोलेंगे। तो अगर हम लोग को किसी इस पॉइंट में पहुंचना है ना, थोड़ा बड़ा हम बताते हैं। अगर ये पॉइंट है यहाँ पे 1 1 पे पहुंचना है, तो एक तो तरीका ये है कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस में 1 यूनिट चलेंगे, यहाँ पहुँच गए। अब ये इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो जिस जगह पे कट करेगा वो 1 1 पॉइंट होगा। तो एक तो तरीका ये होगा कार्टेशियन के लिए। पोलर का फॉर्मेट क्या है? एक और तरीका से कैसे पहुँच सकते हैं, तो पहले देखेंगे इसके लिए रेडियस क्या बन रहा है। तो रेडियस क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब √2। तो ओरिजिन से √2 डिस्टेंस चलेंगे। ठीक है, अब ओरिजिन से √2 डिस्टेंस चलेंगे तो हम लोग ऐसे भी चल सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ओरिजिन से √2 जो डिस्टेंस चलना है, √2 का मतलब लगभग 1.414 लगभग। तो किधर चलना है, तो ये तो अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ। तो उसको डिसाइड करने के लिए फिर हम लोग के पास थीटा होना चाहिए कि थीटा कितना चलना है। तो वो कौन बताएगा? वो थीटा बताएगा। ठीक है, तो थीटा निकालेंगे, तो अभी क्वेश्चन निकालेंगे तो हम बता देंगे थीटा का वैल्यू π/4 आएगा। वो कैसे आएगा अभी क्वेश्चन में पता चल जाएगा। 45 डिग्री चलना है, मतलब हमको जो √2 डिस्टेंस जो चलना है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ ऐसा डायरेक्शन में चलना है जो 45 डिग्री बनाता हो। तो मान लेते हैं वो ये होगा।
एकदम 90 के बीच में, बिल्कुल यहाँ से बीच में। तो ये जो होगा ये 45 डिग्री बनाना चाहिए। और यहाँ पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, √2। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट में पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मतलब पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बनाने वक्त ये याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो अब वो बताते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पॉइंट कैसा होगा, 1 1। ये कौन सा कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे अल्फ़ा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अल्फ़ा और थीटा जो होगा वो बराबर होगा। अच्छा, इस जगह पे क्या होगा, जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे जो हम लोग का थीटा होगा वो अल्फ़ा माइनस पाई होगा। और यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा वो माइनस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू निकाला जाता है। अब देखते हैं आगे कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं सॉल्यूशन। इसमें करना क्या, रियल पार्ट क्या है हम लोग के पास, रियल पार्ट जो है वो 1 है। तो रियल पार्ट को मान लेना है आर कॉस थीटा, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट जो है आई के साथ जो मल्टीप्लाई है वो भी 1 है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये मान लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड 8। स्क्वायर करेंगे, 8 करेंगे तो इधर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है ना। तो आर का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस √2। लेकिन क्या है, आर मॉडल्स, मॉडल्स क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस वाला जो √2 है उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये पहला बताया। अब हम लोग को ये चेक करना है आर्गूमेंट निकालने के लिए, या थीटा जिसको बोला जाता है, उसके लिए ये देखना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है। तो इसको हम लोग 1 1 लिखेंगे, तो 1 1 लिखेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट में है। तो इस केस में जो अल्फ़ा है वो थीटा के ही बराबर होता है, अल्फ़ा जो है वो थीटा के बराबर है। वो अल्फ़ा क्या होता है, तो अल्फ़ा निकालने का तरीका है अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1 है, और रियल पार्ट भी कितना है, 1 है। मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan का कितना एंगल में 1 आता है, तो π/4 में आता है। tan का कितना एंगल में 1 आता है, π/4 में। अच्छा, सिर्फ π/4 में ही आता है 1, tan का tan थीटा में सिर्फ 45 डिग्री में ही 1 आता है, या और कोई केस है जिसमें ये 1 आएगा। तो tan 1 है मतलब पॉजिटिव है। tan थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, तो tan थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और साथ ही साथ थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ पे इसका वैल्यू आएगा, तो 225 डिग्री में भी, 225 डिग्री में भी इसका वैल्यू 1 आएगा। तो इसका क्वाड्रेंट जो आर्गूमेंट है 225 भी होना चाहिए। 225 का मतलब कितना होगा, 45। इसको 225 को कैसे लिखेंगे बताइए, पाई में, पाई का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ये 45 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 225 आ जाए, तो 5 से इंटू करेंगे तो 5π/4 हो जाएगा, है ना। 5 × 45 तो 5, और 45 में 5π/4, तो 5π/4 में भी आ रहा है। अच्छा, इसमें भी आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। एक बार इस तरह से यहाँ पहुँचना है हमको 45 में, तो यहाँ से मूव किया 360, उसके बाद 45 जाएंगे, तो मतलब 405। इसमें भी 1 आएगा tan का, tan 405 डिग्री में भी 1 आएगा। तो एम्पलीट्यूड जो है आर्गूमेंट तो बहुत सारा हो गया, है ना। नोट में लिखवाएं, देखिए एम्पलीट्यूड ये जो आर्गूमेंट होता है वो यूनिक नहीं होता है। तो फिर किसको लेना है, आंसर में किसको लेना है, तो उसको लेना है, ऐसा एंगल को लेना है जो -π से π के बीच में हो। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, जो -π और π के बीच में हो, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना है -π नहीं लेना है, ठीक है। -π एक्सक्लूड रहेगा, -π जो एक्सक्लूड रहेगा, अब पाई जो है इंक्लूड रहेगा। मतलब इसमें ओपन, इसमें क्लोज इंटरवल, इसमें ओपन इंटरवल। ये बात ध्यान रखना है। ये छोटा छोटा पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए। और नहीं तो एक चीज़ और हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसे समझा जाए कि साइन थीटा में भी कौन सा एंगल है। जैसे आर का वैल्यू कितना आया, √2 आया ना। थोड़ा सा सोचने का सोचा जा सकता है, इसको मिटाते हैं।
आर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। तो साइन थीटा कितना होगा, 1/r। 1/r मतलब 1/√2। आर का वैल्यू कितना है, √2 आया ना। अच्छा कॉस थीटा उसी तरह से कितना हो जाएगा, 1/r। कॉस थीटा कितना आएगा यहाँ से, 1/r, और आर का वैल्यू √2। तो कौन सा एंगल है जिस एंगल में साइन थीटा में भी 1/√2 आता है और कॉस थीटा में भी √2 आता है, कौन सा एंगल है, तो 45 डिग्री है। तो इसीलिए π/4 को सिलेक्ट किया। अच्छा साइन 225 डिग्री भी 225 भी तो यहाँ कैंडिडेट था, 5π/4 एम्पलीट्यूड का कैंडिडेट था ना। tan 225 डिग्री में भी, tan का 225 डिग्री में भी 1 आ रहा है इसके लिए। तो इसका एक और कारण ये है कि एक तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड का बात हो गया, दूसरा ये भी बात है कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम लोग साइन 225 डिग्री निकालेंगे तो 1/√2 नहीं आएगा, -1/√2 आएगा, क्यों, क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट है। उसी तरह से कॉस 225 डिग्री जो आएगा वो -1/√2 आएगा, इसलिए 225 को इसलिए भी नहीं लेना है। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो अच्छा किताब पढ़ने में पता चलेगा। ये लोकल किताब में एग्ज़ाम के लिए पढ़ने ये सब चीज़ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग किसको लेंगे, π/4 को लेंगे। ठीक है, बाकी फार्मूला वो जो ग्राफ वाला भी यहाँ बनाए थे वो फार्मूला से समझ ही सकते हैं। तो थीटा भी कितना आ गया इस केस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा बराबर होता है, इसका मतलब थीटा भी किसके बराबर होगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। अब हमको इसको एक्सप्रेस करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z बराबर 1 + i। ठीक है, 1 की जगह पे क्या लिखे, r cos थीटा लिखे हम लोग, और ये जो 1 है उस i का कोफिशिएंट जो उसके जगह पे भी r sin थीटा लिया है, तो r sin थीटा, और ये जो i है, ठीक है, i जो लगा हुआ है इसको r कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा √2 और cos π/4 प्लस का i sin π/4, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसके बाद होगा, इसको ऐसे भी ले सकते हैं √2 e का पावर i π/4। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो यूज करना है वो इसको यूज करना है, क्योंकि यही चीज़ जो है आपको किताब में मिलेगा। अब एक मेरा हम छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं और ये हम देखते हैं कितना लोग बना पाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाइएगा और मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। ये क्वेश्चन उसी से बनेगा सही जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो बना के हमको मैसेज कीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम शेयर कर दें। ठीक है, उस ग्रुप में भी ऐड हो जाइए, ताकि अगर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक में।